गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विकास। तो देखिए विकास होता क्या है। विकास के लक्ष्य लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, जिनसे हमको लाभ हो रहा है, वो हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, हमारी तरक्की हो रही है। तो हर एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि एक जगह पर हाईवे का निर्माण हो जाने से यह कई लोगों के लिए विकास हो सकता है, परंतु जिन किसानों से ज़मीन छिन गई उनके लिए यह विकास नहीं है। यानी कि कुछ लोगों के लिए तो ये हाईवे खुल जाने से विकास है, लेकिन जिस किसान की ज़मीन चली गई उसके लिए ये क्या है, विकास नहीं है। लेकिन सरकार जो होती है वो किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके कोई भी लक्ष्य या नीति नहीं बनाती है। वो ध्यान में रखती है कि जिस भी लक्ष्य बनाया जा रहा है, जो भी नीति लागू की जा रही है, उससे सभी लोगों को क्या हो, फ़ायदा हो, तभी ही किसी देश का विकास हो सकता है। आगे आता है विकास के लक्ष्य कौन से होते हैं। तो देखिए हम किसी भी देश का पता कैसे करें कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अविकसित है। तो उसको मापने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी हम किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय से यह पता लगा सकते हैं कि वो उसके देश की स्थिति क्या है। तो जब देखिए प्रति व्यक्ति आय पता कैसे लगाई जाती है, इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है कि जब देश की कुल आय जितनी भी होती है, यानी किसी भी देश में कुल आय है, उस कुल आय को भाग दे दिया जाता है कुल जनसंख्या से। उस देश की जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या से उस देश की कुल आय को जब भाग दे दिया जाता है तो हमें एक राशि प्राप्त होती है, एक संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या हमारी प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। सेकंड आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी भी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी देश में हमारे में कोई भी चीज़ उत्पादित हो रही है कृषि के माध्यम से, किसी भी उद्योग के माध्यम से, तो वो हमारा क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है हमारा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है हमारा घरेलू उत्पाद। तो इसमें देश के उत्पाद में हर तरह की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की भी गणना की जाती है। यानी कि जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, कृषि में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, या किसी लघु उद्योग में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो भी अपना उसमें योगदान दे रहे हैं, उनको भी उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो उन लोगों की भी क्या है, आय की गणना इसमें की जाती है। अगला आता है शिशु मृत्यु दर। 1000 जन्म में से 1 साल से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि किसी देश में 1000 बच्चों ने जन्म लिया और वो बच्चे 1 साल से पहले ही क्या हो गए, मर गए। यानी कि उनमें से कितने बच्चे 1 साल से पहले मरे हैं, उन बच्चों की गणना ही शिशु मृत्यु दर कहलाती है। आगे सबसे सही तरीका है यही शिशु मृत्यु दर से किसी भी देश की स्थिति जानने का। यानी मृत्यु दर जितनी कम होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ही अच्छी मानी जाएंगी। यानी कि जितनी भी मृत्यु दर कम होगी, 1000 मान लीजिए शिशुओं ने जन्म लिया और उनकी मृत्यु दर बहुत कम रही, मान लीजिए उनकी मृत्यु दर 980 रही, तो हम क्या मानेंगे कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ जो हैं बेहतर हैं। अगला है पुरुष और महिला अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसको हम लिंग अनुपात कहते हैं। यानी यह आंकड़ा जितना कम होगा उतना ही हमें पता होगा कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मान लीजिए कि 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं हैं, तो हमें यह पता चलता है कि वहाँ पर ज़रूर उनको कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, या फिर उनके खिलाफ़ कोई अत्याचार कराया जा रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 940 महिलाएं हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है इस संख्या से कि हमारे देश में, ये भारत की स्थिति की बात है, कि भारत में जो है 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो थैंक यू सो मच। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी आपको। इसके नेक्स्ट में अगले उसमें पढ़ाऊँगी आपको।